नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। हमने कॉलेजियम को लेकर अब तक कई सारे वीडियो बनाए, आप लोगों ने देखे, पसंद भी किए। कॉलेजियम को लेकर जिस तरीके की बातें देश में उठने लगी हैं वो जुडिशियल सिस्टम के सुधार के लिए बहुत जरूरी है। अब इसी कॉलेजियम को हटाने के लिए या फिर कहें कि एनजेएसी को स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के सामने जो सीनियर एडवोकेट है मैथ्यूज नेंदुपारा, वो पहुंच गए कि हमारी जो याचिका है वो कई सालों से पेंडिंग है, आप उसको लिस्ट कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर हम आपसे पहले जो सीजेआई थे यानी कि चंद्रचूड़, उनके पास इसको लेकर 3 बार गए थे और तीनों बार उन्होंने इस याचिका को लिस्ट नहीं किया था। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको लिस्ट करें और इस पर सुनवाई करें। इसके बाद नेंदुपारा ने तमाम वो बातें कही जो कि कॉलेजियम के खिलाफ है, कॉलेजियम की क्या कमजोरी है, कॉलेजियम की वजह से जुडिशियल सिस्टम को कितना नुकसान हो रहा है, और इसको लेकर अब भारत के उपराष्ट्रपति ने भी जो बातें कही हैं, ये सारी बातें सीनियर एडवोकेट नेंदुपारा ने सीजेआई के सामने रखी। और इन सब बातों को सुनकर हमारे जो सीजेआई हैं वो एकदम से भड़क गए। 51वें सीजेआई संजीव खन्ना को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर राजनीतिक भाषणबाजी मत कीजिए। ये कोर्ट है, यहाँ पर राजनीतिक भाषणबाजी नहीं चलेगी और मेरे मुंह में आप शब्द डालने की कोशिश मत कीजिए। जबकि अगर देखा जाए तो इस पूरे वाकये में जो नेंदुपारा हैं उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातों को याद दिलाने की कोशिश की थी और ये कहा था कि एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था विशेष बहुमत के यानी 2/3 बहुमत से ज्यादा, और उसको राज्यों की विधानसभाओं ने भी अनुमोदित किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जो कि असंवैधानिक है। यानी आप यहाँ देखिए कि जो सीनियर एडवोकेट है उन्होंने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को आईना दिखाने की कोशिश की और उनसे न्याय की उम्मीद उन्होंने रखी, जिसका जवाब जो संजीव खन्ना ने दिया वो निश्चित ही वही था जिसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी, या फिर उनके पूर्ववर्ती जो जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ थे वो पहले दे चुके थे। इस सब के पीछे की वजह यह है कि जो कॉलेजियम है ना, यही सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजों के वहां बैठे होने का कारण है। अगर आप आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी लिस्ट को चेक करेंगे गूगल पर जाकर, तो आपको वहां दिखाई देगा कि केवल एक जज 33 में से एक जज ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस समय जो कि सीनियरिटी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और अभी जो सीजेआई हैं या उनके बाद जो सीजेआई होने वाले हैं, उनके बाद तीसरे नंबर पर जो सीजेआई होने वाले हैं, उनके बाद चौथे नंबर पर जो सीजेआई होने वाले हैं, उनके बाद जो 5वें नंबर पर सीजेआई होने वाले हैं और उनके बाद जो 6ठे नंबर पर सीजेआई होने वाले हैं, ये सब के सब कॉलेजियम की कृपा से पहुंचे हैं, यानी कि अपनी सीनियरिटी के दम पर नहीं पहुंचे हैं। संजीव खन्ना की बात की जाए तो वो अपने से 32 सीनियर जजों को बाईपास करके यहाँ पहुंचे हैं। अगर जस्टिस भूषण गवई की बात की जाए तो वो 11 जजेस को बाईपास करके पहुंचे हैं। जस्टिस सूर्यकांत की बात की जाए तो वो 8 जजेस को बाईपास करके पहुंचे हैं। उसी तरीके से उनके बाद जो विक्रमनाथ का नंबर आएगा उनका भी यही हाल है, और उनके बाद जो नंबर आना है जस्टिस नागरत्ना का, उनका भी यही हाल है, और उनके बाद जिनका नंबर आना है यानी कि जमशेद पारदीवाला, उनका भी यही हाल है। वो 49 लोगों को बाईपास करके पहुंचे और उनमें से एक तो ऐसे हैं जो उनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में है और उनके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अगर उनको उनकी सीनियरिटी के हिसाब से जज बना दिया गया होता, हालांकि वो भी 6-7 लोगों को बाईपास करके पहुंचे हैं, अगर उनको सीनियरिटी के हिसाब से बनाया जाता तो जस्टिस दीपाकर दत्ता जेबी पारदीवाला के बजाय देश के सीजेआई बन जाते।
यानी कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो एक तरीके से सीजेआई के तौर पर भी फिक्सिंग होती है। किस व्यक्ति को कितने समय के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा जा रहा है उसी से तय हो जाता है कि वो व्यक्ति कितने दिन के लिए सीजेआई बन सकता है। अब जो 33 जजेज हैं उनमें यही स्थिति है। कोई 49 जजेज को बाईपास करके आया है, कोई 40 जजों को, कोई 35 जजों को, कोई 32 जजों को, कोई 8, कोई 6 और कोई कुछ ऐसे हैं जिनकी संख्या मुश्किल से 4-5 भी होगी या 2-3 ही हो सकती है। वो 2 जजों को बाईपास करके आए हैं और अकेले अभय श्रीनिवास ओका ऐसे जज हैं जो किसी को भी बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। यानी कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए थे उस समय हाई कोर्ट्स के जजेस में उनकी सीनियरिटी पहले नंबर पर थी। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यही वजह है कि कॉलेजियम को बचाने के लिए ज्यादातर सीजेआई क्यों अड़ जाते हैं। जब से एनजेसी को खारिज किया गया है तब से सभी सीजेआई जो बने हैं उनकी यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से कॉलेजियम पर आंच नहीं आनी चाहिए। और ये जो सीनियर एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्पारा है और ये इस बात को लेकर पिछले करीब 7-8 साल से अभियान चलाए हुए हैं। इन्होंने एक संस्था भी बनाई है जिसका उद्देश्य ये है कि पूरे देश में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी स्थापित होनी चाहिए, कॉलेजियम खत्म होना चाहिए, क्योंकि कॉलेजियम की वजह से ज्यादातर हाई कोर्ट्स के अंदर जो चीफ जस्टिस भी बैठे हैं उनको लेकर भी इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था और इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले कंटेम्प्ट का केस कर चुका है। इनके लिए 3 महीने की सजा सुना चुका है क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन नरीमन के खिलाफ एक बयान दिया था और ये कहा था कि उनके पिता फली एस नरीमन को इनके कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं करने देनी चाहिए क्योंकि उनका बेटा सुप्रीम कोर्ट में जज बना हुआ बैठा है। अब आप समझ सकते हैं कि नेदुम्पारा कितना बड़ा अभियान चला रहे हैं और यही वजह है कि पिछली बार भी जब चंद्रचूड़ जज थे तो वो मौका ढूंढते थे कि नेदुम्पारा के खिलाफ किस तरीके से वो अपना गुस्सा जाहिर कर सके। हमारी प्लेलिस्ट में भी आप देखेंगे कि जज चंद्रचूड़ को आया गुस्सा तो वो भी इन्हीं नेदुम्पारा के ऊपर उन्हें गुस्सा आया था। इन्होंने एक खुलासा किया था कि आज भारत में जो 25 हाई कोर्ट्स हैं उन हाई कोर्ट्स में से कम 20 जो उनके चीफ जस्टिस हैं वो या तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के बेटा बेटी या भतीजे हैं या फिर किसी पूर्व अटॉर्नी जनरल या किसी ऐसी तरीके के बड़े लॉ के ऑफिसर के रिश्तेदार है, बेटा बेटी है, या किसी बड़े जज जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठा है उसके जूनियर रह चुके हैं। यानी कि ऐसे लोगों की जो संख्या है वो 20 के करीब है और केवल 5 ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो पहली पीढ़ी के अपने घर से वकील हैं, यानी कि उनके माता पिता या भाई भतीजावाद की वजह से वो वहां नहीं पहुंचे। आप समझ सकते हैं कि केवल 20% के साथ ही ऐसा है। और जैसा हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आपको ब्यौरा दिया कि केवल एकमात्र ऐसे जज हैं 33 में से जो अपनी सीनियरिटी के दम पर वहां नियुक्त किए गए हैं, अन्यथा ज्यादातर जज और ज्यादातर भावी सीजेआई तो दर्जनों लोगों को, दर्जनों जजेस को बाईपास करके वहां पहुंचे हैं। अब आप समझ लीजिए कि पूरे देश में हाई कोर्ट जजेस की संख्या 750 के करीब है। कोई जज कितनी भी ईमानदारी से काम करे लेकिन उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो भारत का सीजेआई बन जाए अपनी सीनियरिटी के दम पर, जबकि बाकी अन्य डिपार्टमेंट्स में सीनियरिटी को ही महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों में भी सीनियरिटी को ही महत्व दिया जाता है। हालांकि कुछ परिवारवादी पार्टियों में परिवार के लोगों को जरूर प्रमुखता दी जाती है, उसके बाद जिन लोगों को महत्व दिया जाता है वो सीनियरिटी के दम पर दिया जाता है। लेकिन यहाँ कॉलेजियम की वजह से सीनियरिटी कोई मायने नहीं रखती है। और नेदुम्पारा यही नहीं रुकते हैं, वो जो सीनियर एडवोकेट्स की एक उपाधि दी जाती है वकीलों को, उसको लेकर भी वो सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि ज्यादातर जो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जब सीनियर एडवोकेट की उपाधि दी जाती है या उसका लेवल दिया जाता है
तब भी इसी तरीके से भाई भतीजावाद या जिसकी सेटिंग होती है उसको प्रमुखता दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में किसी भी ऐसे मामले की सुनवाई नहीं हो सकती जो संवैधानिक तौर पर गलत है लेकिन कॉलेजियम में बैठे हुए लोगों के खिलाफ है? हालांकि हम तो कह रहे हैं कि ऐसी उम्मीद अगर नेंदू पारा करते हैं तो वो भी बेईमानी है, क्योंकि आप ऐसे लोगों से कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं जो अन्याय करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। हमारी इस बात पे कुछ लोग सहमत नहीं भी होंगे, उन्हें लगेगा कि हम अन्याय की बात कैसे कर रहे हैं। अरे भाई, आप किसी और डिपार्टमेंट में जब इसी तरीके का अन्याय होता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए जाते हैं, लेकिन वहां जो जज बैठे हैं वो दूसरों के हक को मार कर आए हैं, कॉलेजियम की कृपा से आए हैं, और यही वजह है कि वो इस कॉलेजियम को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, इसका बाल भी बांका नहीं होने देना चाहते। ताज्जुब की बात तो ये है कि पूरे संविधान में इस कॉलेजियम का कहीं जिक्र नहीं है, इसीलिए हमने इसको तनखैया की तानाशाही का नाम दिया है। तनखैया यानी कि जितने जजेस होते हैं वो सैलरीड पर्सन होते हैं, और जो भी सैलरीड पर्सन होता है वो भारत की जनता का सेवक होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है। दूसरी तरफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए लोग हैं वो भी इन तनखैया लोगों की तानाशाही का शिकार होते हैं। शुरुआत में जब कॉलेजियम बना था तो ये कहा गया था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए और जुडिशरी की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए इसको बनाया गया है, लेकिन पिछले 30-35 सालों में देखा तो ये गया है कि इस कॉलेजियम ने जुडिशरी की तानाशाही स्थापित कर दी है पूरे देश के ऊपर, और जब भी कहीं से कोई सवाल संविधान के ऊपर आता है तो ये मनमाने ढंग से फैसला लेते हैं। संविधान में जो उपबंध हैं उनका भी ख्याल नहीं रखते हैं, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के मामले में खुलासा किया था वाइस प्रेसिडेंट ने कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का विचार रखा गया था तो उस समय जजों की टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो 8 थी, इसलिए 5 कम से कम जजेस की बात की गई थी। लेकिन परंपरा से देखें तो उस समय जो शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती थी उसमें 90% तक जजेस को प्रतिनिधित्व दिया जाता था, और उस 90% के बहुमत से कोई भी फैसला होता था तब उसे लागू करने की बात कही जाती थी। लेकिन अब इस कॉलेजियम ने इतनी ज्यादा बदलाव उसमें कर दिए हैं कि 2 जजों की खंडपीठ भी संविधान की व्याख्या करने लगी है, राष्ट्रपति को निर्देश देने लगी है और राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती करने लगी है, जिसकी ओर इशारा किया भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने, और जिसका जिक्र भी सीनियर एडवोकेट नेंदू पारा ने सीजेआई के सामने किया। लेकिन इन सब बातों से सीजेआई भड़क गए। उनके सामने जबकि मौका था कि वो रिटायर होने वाले हैं, उससे पहले इतिहास में अपना नाम कर जाए और एक बड़ा फैसला दे जाए। जब उनके सामने यशवंत वर्मा के कैश कांड का केस आता है उसको भी वो दबा जाते हैं, उसको भी छुपा जाते हैं, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। जब मीडिया में, सोशल मीडिया में वीडियो चले जाते हैं तब वो एक जांच कमेटी गठित करते हैं जजों के द्वारा, और उसका जो रिजल्ट आना है वो सबको पता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को बचा लिया जाएगा, और उसके बाद यशवंत वर्मा को हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद भेज दिया जाता है, जबकि वहां की बार एसोसिएशन इसका विरोध करती है। यानी इस कॉलेजियम की वजह से केवल न्याय ही पीड़ित नहीं हो रहा है, बल्कि न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले जजेस और वकील भी पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि उनके हकों को भी मारा जा रहा है। इस कॉलेजियम की गलत प्रणाली की वजह से ही आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केवल बेल कोर्ट बनकर रह गए हैं। जो केसेस की पेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। अकेले सुप्रीम कोर्ट में 70,000 के करीब केसेस पेंडिंग हो गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो पेंडिंग केसेस हैं उनको सुनने में उतनी रुचि नहीं है जितनी केस कपिल सिब्बल और सिंघवी जैसे जो वकील हैं उनके द्वारा जो केसेस लाए जाते हैं उनको सुनने में वो जितनी दिलचस्पी दिखाते हैं, उतनी दिलचस्पी वो 20-20 साल 30-30 साल से जो केसेस पेंडिंग है उनको सुनने में नहीं दिखाते हैं। यानी कि इस देश में आम आदमी को न्याय की उम्मीद करना बेईमानी हो गया है, क्योंकि इस देश में
तनखैया लोगों की तानाशाही चलती है और ये तनखैया लोगों की तानाशाही कब तक चलेगी ये जनता पर निर्भर करता है। जनता अगर इसके लिए आवाज उठाएगी तो निश्चित ही ये तानाशाही खत्म हो सकती है। और अब जब से यशवंत वर्मा का केस बाहर आया है, कई सारे फैसले ऐसे आए हैं जिसमें ये जज अपनी साख बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। अभी एक केस आया जब सरकार ने पाकिस्तान का वीजाधारी महिलाओं या पुरुषों को देश से निकालने की बात की और इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई। उसमें जज ने स्पष्ट कर दिया कि ये एक सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और एग्जीक्यूटिव ही इसके लिए अधिकृत है। किसी भी कोर्ट को इस पर हस्तक्षेप करने का या इसके लिए सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। ये दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने स्पष्ट कर दिया है। यानी कि जो लोग, जो महिलाएं आपको टीवी पर रोती बिलखती और नाटक करती हुई, विक्टिम कार्ड खेलती हुई दिख रही हैं, उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट कर दिया गया है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आता है जिसमें शरिया कोर्ट के वजूद पर सवाल उठा दिए गए हैं और 2 जजों की बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस देश में शरिया कोर्ट के लिए कोई जगह नहीं है, न उसके फैसले के लिए और न ही उसकी फंक्शनिंग के लिए। ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं कि जनता का दबाव इन लोगों तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इसको अगर पूरे देश में जागरूकता फैलाई जाए कि कॉलेजियम कैसे काम कर रहा है, जजेस कैसे अपॉइंटमेंट उनके हो रहे हैं और किस तरीके से वो न्याय के मामले में रुकावट बनते हुए नजर आ रहे हैं, और उससे न केवल आम आदमी का नुकसान हो रहा है, जजेस का भी नुकसान हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं या जो वकील होते हैं पहली पीढ़ी के, उनके रिश्तेदार वगैरह जज या बड़े वकील या अटॉर्नी जनरल वगैरह या सॉलिसिटर या एडवोकेट जनरल नहीं बन पाते हैं, उनके लिए कैरियर कितना मुश्किल है। इस कड़ी में आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि रणवीर इलाहाबादिया नाम के उस यूट्यूबर जो अपने माँ बाप के लिए अश्लील टिप्पणी कर रहा है, उसके बचाव में कौन उतरा था? उसके बचाव में चंद्रचूड़ घराने का तीसरी पीढ़ी का सीनियर वकील अभिनव चंद्रचूड़ उतरा था, जिसके पिता धनंजय चंद्रचूड़ देश के सीजीआई रह चुके हैं। उसके दादा यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भी देश के सीजीआई रह चुके हैं। तो आप समझ लीजिए यहाँ किस तरीके से बातें होती है। और चूंकि चंद्रचूड़ घराने का चश्मोचिराग इस मामले में उतरा था, तो ऐसे मामलों की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बड़ी ही सावधानी बरतते हैं और बड़े प्यार से ऐसे केसेस को सुनते हैं। इसलिए इस देश में इस तरीके की जो तनखैया तानाशाही है, उसको खत्म करने की जरूरत है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है और जजों से ये कहने की जरूरत है कि आप कोई खुदा नहीं है, आपको भी देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप सुधरना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।